फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। आइए पढ़ते हैं। अध्ययन को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए हमने इसे तीन भागों में बांटा है। पहला है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है फ्रांस में राष्ट्र का विचार और तीसरा यूरोप में राष्ट्र का विचार। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द आइडिया ऑफ नेशन इन फ्रांस एंड द आइडिया ऑफ नेशन इन यूरोप। सबसे पहली बात, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई। उस क्रांति के दौरान एक आइडिया पनपा, एक विचार आया, लोगों के जहन में एक विचार आया और उस विचार का नाम है राष्ट्रवाद। और वो फ्रांस में सबसे पहले आया था। और यही राष्ट्रवाद का जो विचार है ये फ्रांस से निकल के पूरे यूरोप में फैल गया। तो इसीलिए सबसे पहले हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर आइडिया ऑफ नेशन इन फ्रांस पढ़ेंगे और फिर आइडिया ऑफ नेशन इन यूरोप पढ़ेंगे। तो यह इतिहास के अध्याय 1 का भाग है। भाग 2 है। इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने भाग 1 में बताई है। यदि आपने अब तक उस भाग को नहीं देखा है तो जाइए और उसे देखिए, जिससे आपको यह भाग आसानी से समझ आए। इसके लिए हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी है 10th क्लास हिस्ट्री के नाम से। इस भाग में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। मतलब ये है कि जो सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो आइडिया था, अभी मैंने आपको बताया नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का जो अभी आइडिया था सबसे पहली बार वो कहाँ पर दिखाई दिया, वो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था जो हमारा 1789 में, उसके अंदर दिखाई दी। इसीलिए हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देखिए फ्रांस का समाज 18वीं शताब्दी में 3 वर्गों में बटा था, जिसमें से पहला और दूसरा वर्ग था पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। पादरी वर्ग में आते थे चर्च के लोग और उनसे संबंधित लोग, और सेकंड में आते थे कुलीन वर्ग, जो राजा महाराजा जो फ्रांस में रहते थे और उनसे संबंधित लोग। ये दोनों ही खुशहाल जीवन जी रहे थे फ्रांस के समाज में। वहीं दूसरी ओर थर्ड स्टेट के सामान्य लोग भारी पीड़ा के कारण बहुत दुखी थे और संघर्षमय जीवन को जीने पर व्याकुल थे। और पीजेंट, ये तीनों जो लोग थे, ये तीनों लोग पहले गरीब ही थे। और स्मॉल पेजेंट्स जो थे, सभी लोग इस वाले वर्ग में सभी लोग गरीब थे। लेकिन जैसे छोटे किसान, भूमिहीन किसान, नौकर, मतलब स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस, जिनके पास जमीन नहीं है वो लोग, इन सभी लोगों को जब मौका मिला तो इन्होंने उस मौके को छोड़ा नहीं और इन्होंने अपने बच्चों को कारीगर बना दिया। कारीगर बनाया अपने बच्चों को और लोगों ने एक जमीन लेनी स्टार्ट करी और एक बड़े किसान और कारीगर बने। इनका थोड़ा सा विकास हुआ और यही विकास आगे चल करके और ज़्यादा विकास हुआ इनका, क्योंकि इनके पास अब पैसा आ चुका था। तो इन्होंने इस पैसे का, इस धन का उपयोग किया अपने बच्चों को शिक्षा देने में। और अपने अपने बच्चे, और वहाँ से अलग अलग लोग निकल के आए। जैसे बड़े बड़े व्यवसायी लोग निकल के आए, व्यापारी लोग निकल के आए, अदालती कर्मचारी जो लोग अदालत में काम करते थे, वकील निकल के आए, टीचर निकल के आए, और अलग अलग तरीके के लोग निकल के आए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस की क्रांति में आग फूकने वाले यही लोग थे, क्योंकि इनके पास शिक्षा आ गई थी। और शिक्षा जिसके पास आ जाती है वो कभी अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठता है। तो इन्हीं लोगों को बाद में बोला गया मिडिल क्लास, मध्य वर्ग। यही लोग मध्य वर्ग के नाम से बाद में कहलाए और इन्होंने क्रांति की शुरुआत की। देखते हैं किस तरीके से क्रांति की शुरुआत होती है। तो क्रांति की शुरुआत में
क्रांति की शुरुआत में सबसे पहले हम देखते हैं कि 20 वर्षीय लुई 16 की शादी 1774 में ऑस्ट्रिया की रानी एंटोनियो मैरियो से करवा दी जाती है। देखिए ये है इनकी बहुरिया, बहुरिया लंबी, और जो ये हैं छोटे, ऐसा नहीं है, ये नीचे बैठे हैं, ठीक है, ये खड़ी है। तो इन दोनों की शादी करवा दी गई, ये 20 साल के ही थे महज, और 1774 में इनकी दोनों की शादी करवा दी गई, और इनको इनके पिताजी ने राजपाट दे दिया कि भाई अब आप फ्रांस के राजा बन गए, अब राजे की जिम्मेदारी आप निभाओ क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है। तो फ्रांस के नए राजा बने लुई 16। अब लुई 16 जब राजा बने तो उनके पास एक जिम्मेदारी आ गई, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अलग अलग काम के लिए खर्चे आए, तो उनको देखने के लिए वो तीजरी देखने लगे कि भाई राजा का जो राजकोष होता है, जिनमें लोगों के दिए हुए टैक्स से आए हुए पैसे होते हैं, वो किस तरीके से कितने हैं। तो उन्होंने पाया कि वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो फिर उन्होंने ये इसका कारण पूछा अपने मंत्रियों से कि ये खाली क्यों हो गया है, अब इसमें पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि जब इनके पिताजी थे तो ये बिल्कुल भरा था, और ये अब खाली क्यों है। तो मंत्रियों ने इनको सुझाव दिया, मंत्रियों ने इनको बताया कि 3 कारण बताए जिनकी वजह से इनका राजकोष खाली हुआ था। पहला कारण ये था कि इनके पिताजी लंबे समय से युद्ध लड़ रहे थे दूसरे दूसरे देशों के खिलाफ, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी धन उनका खर्च हुआ। वर्साई का जो उनका महल था, मतलब जिस महल में लुई 16 रहते थे और उनके सभी लोग रहते थे, उसका अपना एक बहुत बड़ा खर्च था, महल का एक बहुत बड़ा खर्च था। वो भी एक तरीके से क्या नाम है, एक कर्ज का कारण बना। और अमेरिका अमेरिका की 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन ने गुलाम बना रखा था, तो उन्हें आजाद करवाने के लिए भी जो फ्रांस ने उन्होंने कोशिश करी और उनको आजाद करवाया। इसके लिए भी उनको बहुत से पैसों की जरूरत पड़ी, और उन्होंने ये सारा पैसा लोगों से कर्ज पे लिया था। इस प्रकार उन पर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया। उनके पास पहले से ही 2 अरब लिरवे का कर्ज था, और उन्होंने अब 10 अरब लिरवे का कर्ज और चढ़ चुका था उनके पास, जब उन्होंने अमेरिका की सहायता करने के लिए ब्रिटेन से लड़ा। ब्रिटेन से ये इसलिए लड़ते थे क्योंकि ब्रिटेन से इनकी पुरानी दुश्मनी थी, और ब्रिटेन की दुश्मनी अमेरिका से भी थी, तो इसीलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इनके पास अब 12 अरब लिरवे का कर्ज चढ़ चुका था। तो अब ये जो लोग हैं जिन्होंने इनको कर्ज दिया था, अब ये लोग भी तंग हो चुके थे, और इन्होंने भी क्या मांगा, तो इन्होंने भी अब इनसे बोला कि भाई हमें 10% ब्याज दो, मतलब हमको मूल तो दो ही दो, लेकिन 10% ब्याज दो। तो दिक्कत ये थी कि ये अपना मूल भी नहीं दे पा रहे थे, और इनसे अब लोग क्या मांग रहे थे, तो इनसे लोग ब्याज भी मांग रहे थे। जो लुई 16 है बहुत चिंतित थे, और इसी समय उन्होंने देखा कि भाई मेरे को मनी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, धन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो जिन्होंने मेरे को दिया है कर्ज, उन्हें कर्ज चुकाना है, आर्मी और अलग अलग जो ऑफिसर हैं उनको मेंटेन करना है, उनको सैलरी देनी है, अलग अलग काम है, सेना और महल का रख रखाव करना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी, ये सारी काम देखने हैं, और इन सब के लिए पैसा चाहिए। लेकिन पैसा इनके पास नहीं है, तो इनके लिए इन्होंने अपने दोबारा से मंत्रियों से पूछा कि ऐसी स्थिति में जो पहले राजा हुआ करते थे क्या करते थे। तो एक मंत्री थे, उन्होंने फट से जवाब दिया कि भाई टैक्स लगाया करते थे वो, सिंपल सी बात। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती थी मनी से रिलेटेड, तो वो टैक्स लगा दिया करते थे जो फ्रांस की निर्दोष जनता है उनके ऊपर टैक्स लगा दिया करते थे, और टैक्स से जो पैसा आता था उसको वो एज अ इन सब के लिए खर्च कर दिया करते थे, ठीक है। तो अब देखते हैं टैक्स का क्या फंडा है वहां पर। टैक्स जो है फ्रांस की क्रांति में, ये देखिए ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको मैंने स्मॉल कर दिया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं टैक्स। तो टैक्स 3 तरीके के टैक्स हुआ करते थे फ्रांस के समाज में। एक था रिलीजियस टैक्स,
धार्मिक कर, धार्मिक कर का नाम था टाइथ। मतलब अगर आप धर्म को फॉलो कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। आप चर्च में आते हो, पूजा करते हो, तो चर्च को कौन बनाएगा, चर्च किसके पैसों से बनेगा, उसमें जो लोग होंगे उनकी भी खुद की सैलरी होगी, उन सब के लिए चर्च जो था वो तीसरे स्टेट से एक टैक्स लिया करता था, उसका नाम था टाइथ। तो एक धार्मिक टैक्स था जो कि फर्स्ट स्टेट लेता था थर्ड स्टेट से। इसका मतलब ये वाली जो स्टेज है, ये वाली, ये टैक्स देते थे। किनको देते थे टैक्स ये, तो ये देते थे फर्स्ट स्टेज को, रिलीजियस टैक्स। एक था डायरेक्ट टैक्स और एक था इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का नाम था टाइल, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे साल्ट पे, टोबैको पे, राइस पे, अलग अलग चीजों पे इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं। तो ये दोनों ही टैक्स जो थे वो राजा वसूलता था, सेकंड स्टेट वसूलता था। किससे, तो थर्ड स्टेट से। सेकंड स्टेज मतलब कि ये वाले लोग टैक्स देते थे, किनको, इनको। तो आप देख रहे हैं कि जो टैक्स का पूरा भार है वो थर्ड स्टेज पे ही आ रहा है। ये तो टैक्स ले रहे हैं, ये भी टैक्स ले रहे हैं, और ये वाले लोग टैक्स दे रहे हैं। कुछ टैक्स इनको दिया जा रहा है, कुछ टैक्स इनको दिया जा रहा है। तो इस तरीके से टैक्स का पूरी व्यवस्था थी हमारे फ्रांस के समाज में। लेकिन फ्रांस के समाज में जो ये टैक्स की व्यवस्था थी, ये बहुत अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि टैक्स की व्यवस्था अच्छी प्रकार से नहीं की गई थी। सभी लोगों को टैक्स देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टैक्स का भार सिर्फ तीसरे स्टेज पर ही था। टैक्स राजतंत्र में टैक्स यूं ही नहीं लगा दिए जाते थे, उसके लिए एक मीटिंग हुआ करती थी। उस मीटिंग का नाम था जनरल स्टेट, प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा में फर्स्ट स्टेट के को फर्स्ट स्टेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए 300 लोग आते थे, सेकंड स्टेट के लिए 300 लोग आते थे, और थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 600 लोग आया करते थे, और वे अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे। अगर 300 के 300 लोगों ने या कुछ कम लोगों ने भी एक स्वर में बोल दिया कि भाई टैक्स लगाना है, तो उनको मिल जाता था एक वोट। और अगर इसी प्रकार से इन्होंने बोल दिया तो मिल जाता था एक वोट, और इन्होंने बोल दिया तो मिल जाता था एक वोट। तो मतलब सबकी वैल्यू एक एक वोट थी। हालांकि इनमें डबल लोग हैं। देखिए सबसे बड़ा ग्रुप जो था वो थर्ड स्टेज वाला था। देखो कितने सारे लोग हैं इनमें, कितने सारे लोग हैं। तो सबसे बड़ा ग्रुप यही था, इसीलिए इनके प्रतिनिधि भी डबल थे। लेकिन इनके वोटों की संख्या सेम थी, वोटों के मूल्य सेम था, एक ही मूल्य था। यही झगड़ा का कारण था। लेकिन आप देखिए अगर इसका डबल भी कर दिया जाए तब भी ये कभी जीतते नहीं थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए दो सिचुएशन है। एक है कि भाई टैक्स लगाना है, और एक लोग को बोलना है टैक्स नहीं लगाना है। दो तरीके की बातें हैं। तो एक बात बताइए, ये वाले जो लोग हैं फर्स्ट स्टेज के लोग, ये तो ज्यादातर लोग बोलेंगे भाई लगाओ। क्यों? क्योंकि इनको तो टैक्स देना ही नहीं है, तो ये लोग तो बोलेंगे लगाओ, इनको क्या दिक्कत है। ये वाले लोग सेकंड स्टेज वाले लोग, इनको भी नहीं देना, तो ये भी लोग बोलेंगे क्या, लगाओ। मतलब इनको मिल गए दो वोट, मिल गए ना दो वोट। अब ये वाले लोग जो हैं ये कभी नहीं बोलेंगे लगाओ, ये बोलेंगे मत लगाओ। तो इनको तो वोट नहीं मिलेगा। मतलब एक वोट इनको मिले, एक वोट, और इनको मिले कितने वोट, दो वोट। तो बताओ दो वोट वाला जीतेगा कि एक वोट वाला जीतेगा। तो भैया हमेशा दो वोट वाला जीतेगा। तो कभी भी आज तक के रिकॉर्ड में ये वाले लोग कभी जीते ही नहीं। थर्ड स्टेज वाले लोग कभी भी जीते ही नहीं, मतलब कि इनकी कोई भी बात मानी नहीं। अब इन्होंने एक बात कही कि भाई जो वोटों की जो सिस्टम आपने कर रखा है, वोटों की जो गिनती का सिस्टम, ये अलग है। हमको क्या चाहिए, हमको हर एक व्यक्ति का, हर एक प्रतिनिधि का एक वोट होना चाहिए। हर एक प्रतिनिधि का एक वोट होना चाहिए। मतलब 300 प्रतिनिधि हैं इधर, तो 300 वोट होने चाहिए। इधर 300 हैं तो इधर भी 300 वोट होने चाहिए। मतलब इनके 300 वोट, इनके 300 वोट, इनके 300 वोट, इनके 600 वोट, ऐसे होने चाहिए। टोटल 1200 वोट होने चाहिए। और जिनको भी 601 मिल गया, जिनको भी 601 मिल गया,
601 वोट मिल गए, मान लीजिए ना हाँ के लिए 601 वोट मिल गए तो टैक्स लगा दो आप, किसने मना किया है। और ना के लिए टैक्स अगर एक 601 वोट मिल गए तो आप किसी भी कीमत पे नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार की व्यवस्था चाहते थे कौन लोग, तो थर्ड स्टेज के लोग। तो ये बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। लेकिन ये लोग दोबारा से इनकी बातों को इन्होंने इनकार कर दिया और फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लोगों ने सर्वसम्मति से इनको इनकार कर दिया और इस प्रकार से इनकी ये बात भी यहाँ पर नहीं मानी गई। गुस्से से भरमाए लोग और गुस्से में आए लोगों ने क्रांति की बात करते हुए आगे की ओर बढ़े और सभा से बाहर निकलते हुए उन्होंने बोला अब तो क्रांति होगी। और धीरे धीरे क्रांति का बिगुल वहीं से स्टार्ट हुआ। समय बीतता गया, राजा महाराजा और चर्च पादरियों का अत्याचार अपने प्रकाष्ठा पे पहुंच चुका था और जो टीचर थे, बड़े बड़े लोग थे और वकील थे और डॉक्टर थे, ये लोग समाज को जगाने का काम बखूबी कर रहे थे। और उसी समय 14 जुलाई 1789 का वो ऐतिहासिक दिन आता है जब सत्ता राजा से छीनकर लोगों ने अपने पास ले ली और इस प्रकार से राजतंत्र का फ्रांस में अंत होता है और डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग होती है, लोकतंत्र का स्टार्ट होता है और अब से फ्रांस में लोगों का शासन चलने लगता है। लेकिन क्या यह इतना आसान था? तो अब देखते हैं, लोकतंत्र की बातें तो हुई लेकिन अब उसमें किस किस तरीके से चीजें वहां से निकल के आई। क्रांति जो हुई इतने लंबे 1774 से लेकर के 1774 से लेकर के, ठीक है, 1774 से लेके 1789 तक, 1789 तक लगभग कितने साल हो गए? तो लगभग 15-16 साल हो गए। तो 15-16 साल में क्या क्या चीजें निकल के आई? तो इनमें एक भावना निकल के आई, लोगों के अंदर एक अपनेपन की भावना निकल के आई। जब लोग राजा के लिए लड़ते थे तो थर्ड स्टेज के जितने भी लोग थे वो सेकंड और फर्स्ट के विपक्ष में होते थे। ये एक अपने अलग हो जाते थे और थर्ड स्टेज पूरा अपना एक अलग हो जाता था। तो इनके बीच सामूहिक अपनेपन की भावना आने लगी। सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाने के लिए इन्होंने बहुत से परिवर्तन भी करे जिससे कि सभी लोग एक हो जाएं। अब देखिए, खुद ही बताइए आप सामूहिक अपनेपन का मतलब क्या है कि दूसरे लोग मेरे को अपना समझे, मैं दूसरे को अपना समझूं। या मान लीजिए यूपी वाले बिहार वाले को अपना समझे, बिहार वाले यूपी वाले को अपना समझे। ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब सभी की भाषा सेम हो, जब सभी की संस्कृति सेम हो। आप कितनी देखो, जैसे मैं 3 स्टेट लेता हूं, एक ले लेता हूं तमिलनाडु, एक ले लिया मैंने तमिलनाडु, एक ले लिया मैंने यूपी और एक ले लिया मैंने बिहार, ठीक है, बिहार। तो देखो, यूपी के अगर 2 लोग हैं, यूपी के अगर 2 लोग हैं तो संसार के किसी भी जगह अगर ये दोनों लोग चले जाएं तो ये अपने आप को हमेशा एक जैसा ही मानेंगे। एक दूसरे इनको लगेगा हाँ ये दोनों एक हैं। और बिहार के लोग भी अगर 2 लोग एक कहीं पर भी चले जाएं तो अब इनको लगेगा कि हाँ भाई ये दोनों एक है। ये इनको हमने अपने आप लगेगा, मतलब ये सिर्फ इसी पे भरोसा कर पाएगा, ये सिर्फ इसी पे भरोसा कर पाएगा। ऐसी तमिलनाडु के जो लोग हैं, तमिलनाडु के 2 लोग अगर कहीं चले जाएं तो इनको भी सिर्फ इन्हीं पे, मतलब एक दूसरे पे ये बहुत ज्यादा बिलीव कर पाएंगे, क्योंकि दूसरी जगह अगर जा रहे हैं गए हैं तो दूसरी जगह तो कोई भी इनको ऐसा नहीं मिलेगा। ये दोनों एक जैसे रहेंगे क्योंकि इनकी संस्कृति एक है, इनकी भाषा एक है, इनका कलर एक है और हर तरीके से ये समान है। इसीलिए अपने आप को क्या सोचेंगे, एक तरीके से अपने आप को अपनापन इनके अंदर नजर आएगा। लेकिन वहीं अगर मैं देखूं कि भाई अगर यूपी का एक बंदा मिले और एक बंदा तमिलनाडु का मिले, है ना, और तीसरा बंदा कहाँ का मिल जाए, तीसरा बंदा यहाँ पे अमेरिका का मिल जाए, ठीक है, ये बंदा अमेरिका का मिल जाए, तो अब देखो अब क्या होगा, ये दोनों अपने हो जाएंगे, ये दोनों अपने हो जाएंगे और ये अलग हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्यों?
क्योंकि अब इनकी संस्कृति ज्यादा मैच कर रही है इनसे, समझे। इनके यहाँ पे कलर वगैरह तो सेम ही होगा ना, कलर सेम होगा, संस्कृति थोड़ी बहुत मिल रही होगी, पहनावा सेम होगा, लेकिन इनका तो सभी कुछ अलग होगा। तो इनकी तुलना में इनकी संस्कृति ज्यादा मिल रही होगी। तो राष्ट्रवाद क्या है कि एक सामूहिक पहचान की जो भावना है, अगर वो डेवलप हो गई तो वही राष्ट्रवाद का निर्माण करेगी। तो देखते हैं राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति के बाद अनेक, ठीक है, फ्रांस की क्रांति के बाद देखिए, मेजर्स एंड प्रैक्टिस आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमोंग द फ्रेंच पीपल। फ्रांस की क्रांति के बाद अनेक कदम उठाए गए जिसने फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा कर दी। मतलब कुछ ऐसे कदम उठाए गए फ्रांस में जिन्होंने क्या बता दिया उनको, जिन्होंने बता दिया कि हाँ भाई ये सारे लोग क्या हैं, अपने हैं। जैसे देखो, पहली बात थी पितृभूमि, दूसरी बात थी नागरिक, और तीसरी बात थी एक नया झंडा तिरंगा। देखो भाई, फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में जब फ्रांस आजाद हो गया, मतलब राजाओं से आजाद हो गया, तो एक बात आई वहां पर पितृभूमि। देखो, पितृभूमि क्या होती है, जहां पे हमारे पिता की भूमि होती है। जैसे हम कहीं पर भी रह रहे हो, लेकिन अगर हम अपने पापा के गांव में जाते हैं तो हमको एक अपनापन सा दिखाई देता है उसमें ज्यादा, वहां पर हमको अपनत्व ज्यादा दिखाई देता है। तो अपने, और आप उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। आपके पापा अपनी हर एक जगह की जमीन बेच देंगे, लेकिन जहां पे वो पैदा हुए वहां की जमीन को बेचने से हिचकिचाएंगे, क्योंकि उनको एक अपनत्व वहां पे लगता है, वहां के लोग, वहां की मिट्टी, उन सब से उनको एक अलीक सा लगाव है। तो ये सारी चीजें उनको राष्ट्र की भावना को प्रेरित करती हैं। इसी तरीके से नागरिक वर्ड आया वहां पर एक नया वर्ड आया, ली सिटोजन। इसका मतलब होता है नागरिक। नागरिक मतलब सभी लोगों को एक नागरिक बताया गया। बोला गया कि भाई कोई कुछ भी नहीं है, कोई राजा, कोई महाराजा, कोई डिप्टी कलेक्टर, कुछ भी नहीं है, सब देश के नागरिक हैं। और जब ऐसा होगा तो लोगों को लगेगा भाई सब लोग समान हैं, और जब सब लोग समान होंगे तो सामूहिक अपनेपन की भावना तो उनके अंदर वैसे ही डेवलप हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके बाद देखो, अ न्यू फ्लैग, फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर। तो एक नया फ्लैग बना, ठीक है, एक तिरंगा, नया तिरंगा बना, जो पूरे किसको, पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा था, तीन कलर वाला। तीन कलर वाला, जैसे हमारा है ना भारत का झंडा तिरंगा, वैसे ही उनका भी एक तिरंगा बना जिसने पूरे को रिप्रेजेंट किया, पूरे फ्रांस को रिप्रेजेंट किया। तो जैसे देखो, हम अगर भारत में बताओ एक से ज्यादा झंडे होते तो क्या हमको अपना भारत एक जैसा लगता? नहीं लगता, है ना। क्यों? क्योंकि कोई बंदा किसी और झंडे को लहरा रहा होता 15 अगस्त में, कोई किसी और को, तो एक जैसा नहीं लगता। लेकिन आज की डेट में देखो, 15 अगस्त में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सर क्रिक से लेकर के क्या नाम है, नामचा बरवा तक, सभी लोग एक ही तरीके के झंडे को लहरा रहे होंगे। तो इसका मतलब उनमें सामूहिक पहचान की भावना जगेगी। और क्या था? तो और देखो, ये रहा स्टेट जनरल नेम द स्टेट। देखो, पहले वहां पर किसकी मीटिंग होती थी? तो स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, होती कि नहीं? उनको बदल दिया गया, उनका नाम बदल दिया गया और नेशनल असेंबली रख दिया गया उस मीटिंग का नाम, जिससे कि लोगों के अंदर स्टेट जैसा बात ही ना रहे। अब स्टेट वाली चीजें वो भूल करके पूरे नेशनल चीजें याद रखे, मतलब सबके लिए है वो। अब पहले जो स्टेट जनरल था उसमें महिलाओं का आना बैन था, ठीक है, जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है उसमें वो लोग नहीं आ सकते थे, लेकिन इनमें सभी लोग आ सकते थे। तो एक अपनेपन की भावना उनके अंदर ये जगाता था ये, ठीक है, सभी लोग अब आ सकते हैं तो सबको लगे ना, हाँ भाई अपना है, ये देश अपना है, इसमें कोई भी जा सकता है, अपनी बातें रख सकता है अपनी, है ना वो। इसके बाद शहीदों के गुणगान करने गए थे, न्यू हैफेंस लिखने गए, कंपोज ओथ, है ना, ये सारी चीजें, है ना, गुणगान करने लगे, स्तुति रचने लगे। जैसे पोइट वगैरह होते हैं वो अपनी अपनी स्तुतियां रचने लगे, कविताएं लिखने लगे, सफ्ते लेने लगे कि भाई क्या नाम है, शपथ लेता हूँ, ये वगैरह वगैरह, है ना। तो कुल मिलाकर के सभी लोग एक राष्ट्र के बारे में अब बात कर रहे थे, जिसकी वजह से ये सारी बातें हुई। तीसरे नंबर की बात है ये कि जो केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी वो लागू की गई, जिसने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों को एक समान कानून बनाया, ठीक है ना। मतलब कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव
सिस्टम बनाया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब क्या है? देखो, एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा और सभी लोग, जितने भी लोग होंगे पूरे फ्रांस में, वो सभी लोग इनके बनाए हुए कानून को फॉलो करेंगे। इनके बनाए हुए कानून को सभी फॉलो करेंगे, और जो इनके अंदर हैं वो भी इनको फॉलो करेंगे। जिन्होंने बनाया है वो भी अपने कानून को फॉलो करेंगे, जिससे कि सभी लोगों को कर लगेगा कि भाई इस कानून सबके लिए बराबर है, जिससे कि सबको अपनेपन की भावना आएगी। अगर आज ही के डेट में बताओ, अगर मैं हूं और आप हो, तो अगर मान लीजिए दोनों ने एक ही क्राइम किया और दोनों के लिए अलग अलग सजा हो जाए, मतलब पुलिस पे एक ही जैसा क्राइम किया, एक ही जैसी स्थिति, सब कुछ एक ही है, और हमको क्या कर दिया जाए, आपको अलग सजा दे दी जाए, मेरे को अलग सजा दे दे, तो हम दोनों के मन में क्या होगा, विचार आएगा, एक किसका, नेगेटिविटी आएगी कि भाई सरकार अपनी नहीं है, सरकार तो भेदभाव कर रही है। हो सकता है मुस्लिम हिंदू में भेदभाव कर रही हो सकता है लड़की क्या नाम है, जेंडर वाइज गर्ल्स बॉयज में जो है वो कर रही हो। इस तरीके से लोगों के अंदर हीन भावना डेवलप होगी। तो ये सारी बातें थी। और क्या था? तो और थी क्या, इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज वर अबॉलिश एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। इसका मतलब आंतरिक निर्यात, आयात निर्यात शुल्क जो थे समाप्त कर दिए गए और नापने की एक समान व्यवस्था ला दी गई। देखो, जैसे मान लीजिए ये मेरा देश है, अब ये मान लीजिए देश है और इसके दो पार्ट कर देता हूं, मान लीजिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैंने अपनी चीजें यहाँ पर बनाई और ये चीज मेरे को बेचने जाना है यहाँ पर, और फिर जब जैसे ही मैं यहाँ से जाऊं यहाँ पर, तो मेरे को टैक्स देना पड़े भाई, बहुत सारे, बहुत बड़े बड़ा टैक्स देना पड़े। तो क्या बताओ, मेरे को ये अपना देश कभी लगेगा? अपना नहीं लगेगा। तो कस्टम ड्यूटी कहाँ पे लगनी चाहिए? जब मैं अपने देश को क्रॉस करके दूसरे देश में जाऊं, तब कस्टम ड्यूटी लगती है। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो कस्टम ड्यूटी को, अंदर वाली जो कस्टम ड्यूटी लगती थी पहले, कि भाई एक जगह से दूसरी जगह अगर चले जाओ, चाहे वो फ्रांस के अंदर ही हो, तो आपको टैक्स देना पड़ता था, तो वो उन्होंने बंद करवा दिया। दूसरी बात, नापने तोलने की जो चीजें थी वो सब बराबर कर दी। मतलब जैसे कि भाई कोई पहले क्या नाप रहा है, कोई इसको पाउंड में नाप रहा है, मान लीजिए 1 किलो चीनी है, कोई इसको पाउंड में नाप रहा है ना, और कोई इसको क्या नाम है, डॉलर में नाप रहा है, कोई मतलब, है ना, अलग अलग तरीके से, कोई केजी में नाप रहा है, कोई ग्राम में नाप रहा है। तो इस तरीके से गड़बड़ होगी, है ना, सभी लोगों के पास एक समानता का भाव नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के इन्होंने ये ऐसा काम किया कि सभी चीजें समान कर दी। तो इन्होंने यहाँ पे भार और नापने की चीजें भी समान कर दी, जिससे कि लोगों को अपनेपन का भाव और ज्यादा बढ़े। इसके बाद जो चीजें थी, लैंग्वेज, लैंग्वेज भी उन्होंने क्या कर दी भाई, एक जैसी कर दी। आपने देखा होगा आपके घर में, आपके घर में मान लीजिए, आपके घर में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो आपके घर में जो बातें बोली जाती है, आप जो, आपके जो मम्मी पापा हैं, देखा होगा आप लोगों ने, तो अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। और अगर मान लीजिए दूसरा कोई बंदा आता है, ठीक है, दूसरा बंदा आता है, तो दो तरीके के बंदे आते हैं, मान लीजिए दो तरीके के बंदे। एक तो आता है और उनसे उसी भाव में बात करने लग जाता है, जिस लैंग्वेज में ये लोग बोलते हैं ना, उसी लैंग्वेज में ये बोलने लग जाता है। तो ये इनको अपना मानने लगेंगे कि भाई ये मेरे घर ज्वार का है, गांव का है ना, अपनेपन का भाव आएगा। लेकिन अगर ये आ जाए ना, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आपने मोदी जी की स्पीच में भी सुना होगा, मोदी जी जैसे ही अपने पश्चिम बंगाल में पहुंचते हैं, तो वो बंगाली में बोलने लग जाते हैं। एक आध वर्ड ही बोले, लेकिन बंगाली में बोलने लग जाते हैं, जिससे कि उनको पता चले कि हाँ भाई ये अपना ही है, ये बंदा अपना ही है। उसी तरीके से, है ना, ये जो अच्छे अच्छे स्पीकर होते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वो कहीं और भी चले जाएंगे, तो वो दो चार ही सेंटेंस याद करके जाएंगे उससे रिलेटेड, लेकिन वो याद करके जरूर जाएंगे, उस सेंटेंस को जरूर बोलेंगे, जिससे कि लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये अपना बंदा है। तो अपनेपन का भाव देते हैं। कॉमन लैंग्वेज जो होती है वो अपनेपन की भाव देती है। इसीलिए फ्रांस में उन्होंने क्या किया, सबकी एक कॉमन लैंग्वेज बना दी कि भाई फ्रेंच जो है वो सबकी लैंग्वेज होगी, जिससे कि सबको अपनेपन का भाव नजर आए। तो ये कुछ चीजें थी जिन्होंने अपनेपन का भाव दिया उन्हें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, रिवॉल्यूशन डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच टू लिबरेट द पीपल एंड यूरोप फ्रॉम द डेपोटिज। मतलब कि देखो, अब मैंने बताया था कि 3 पार्टों में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। पहला, फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो गया। दूसरा, नेशनलिज्म इन
फ्रांस, वो भी खत्म हो गया, नेशनलिज्म आ चुका था फ्रांस में। फ्रांस के लोग राष्ट्रवाद को जन्म दे चुके थे, राष्ट्रवादी भावनाएं उनके अंदर पनप चुकी थी। अब जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, ये फ्रांस के लोग क्या बोल रहे हैं, वो ये लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो नेशनलिज्म अब फ्रांस में आया है, अब हमारी वो जिम्मेदारी है और हमारा ये मिशन होगा, हमारा भाग्य भी है और ये हमारा लक्ष्य भी है कि हम ये जो आइडिया है ये नेशनलिज्म का, ये आइडिया पूरे यूरोप में लेके जाएंगे। तो अब आती है बात आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। अब बात कर रहे हैं हम तीसरे पड़ाव की। तो तीसरे पड़ाव में सबसे पहली बात, तो जैसे ही ये वाला आइडिया फ्रांस में आया तो यूरोप के दूसरे जो देश हैं, वो स्टूडेंट वगैरह जो हैं लोग, वो लोग अलग अलग तरीके से मेंबर बनने लगे। किनके, तो जो जैकोबिन क्लब होते थे, जो एक सीक्रेट क्लब होते थे, उनके मेंबर बनने लगे और लोगों ने समानता और अलग अलग तरीके से लोगों को जगाने का उन्होंने काम किया। स्टूडेंट और अदर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, ठीक है। मिडिल स्टेट, मिडिल क्लास जो थे, मिडिल क्लास वही मैं बता रहा था, क्या नाम है, वकील, टीचर और ये सारे लोग। तो ये सारे लोग जहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व होने लगे, अब जैकोबिन क्लब में इन्होंने पार्टिसिपेट करने लग गए चोरी छुपके, कि भाई क्या नाम है, क्लब बनाएंगे और फिर सारा सारा काम करेंगे। मतलब कि लोगों को आजाद करने का काम अब ये लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कि अब यूरोप में देखो, यूरोप है ये मान लीजिए, अब यूरोप में बहुत सारे देश हैं, उनमें से एक देश है उसका नाम है फ्रांस। जैसे देखो ये बहुत सारे देश हैं, ये अलग अलग मान लीजिए देश है, ठीक है। ये देखो, ये मान लीजिए देश है बहुत सारे। अब ये वाला मान लीजिए फ्रांस है। अब यहाँ पे तो नेशनलिज्म आ चुका है। अब ये बोल रहे हैं कि मैं पूरे यूरोप में लेकर के आऊंगा, ये यूरोप, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म लेकर के आना है हमको। पूरे यूरोप में अलग अलग स्टूडेंटों ने क्या कर दिया, छोटे छोटे ग्रुप बना लिए, अपने अपने राजनीतिक ग्रुप बना लिए चोरी छुप के। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी भी राजा थे, इधर तो राजा खत्म हो गए, लेकिन यहाँ पे अभी अभी राजा थे, सारे राजाओं से भरे पड़ा था, तो इन सबको राजाओं को हटाना था। तो भाई इन सभी लोगों ने प्रयत्न किया, स्टूडेंट ने बेहद उसमें फंस किया, ठीक है ना। फ्रेंच आर्मी जो थी अब वो मूव करी, कहाँ पे मूव करी, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली। 1790 तक वो हर जगह गई, इटली के है ना इलाकों में घुस करके उनको राजाओं से आजाद कराने के लिए वहां पे जो फ्रेंच की आर्मी है वो अंदर गई और उन्होंने वहां से आजाद करवाया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो आगे देखिए, आगे बात आ जाती है कि क्या जो नेपोलियन था उन्होंने भी स्प्रेड किया था आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो देखो जो हमारा नेपोलियन था वो 1799 में जो फ्रांस का राजा बन गया। मतलब देखो पहले तो यहाँ पे राजतंत्र था, तो इससे आया लोकतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है ना। देखो पहले था क्या, राजतंत्र, मतलब किंगशिप थी, है ना। और उससे आया क्या, लोकतंत्र, मतलब लोगों का शासन। और उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन दोबारा इनको राजतंत्र में लेकर के आ गया, मतलब राजतंत्र दोबारा से आ गया, मतलब किंग बन गया अब यहाँ का ये नेपोलियन। लेकिन किंग बनने के बाद भी इसको कुछ चीजों का ज्ञान था, इसको पता था कि भाई लोगों ने अब समानता जैसी चीजें सीख ली है। अब एक बार इन्होंने मजा सीख लिया है, एक चख लिया है इन्होंने समानता का मजा और अलग अलग स्वतंत्र रहने का मजा, ये देख चुके हैं। तो अब इनको कैद करके रखना तो पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने राजा तो ये बने, लेकिन राजा बनने के बाद भी इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो ऐतिहासिक काम थे और उन्होंने को बोला गया 1804 में वो 1799 में वो बनते हैं राजा और 1804 में वो एक लिस्ट लेके आते हैं और उसमें वो बताते हैं कि भाई सिविल कोड ऑफ 1804, मतलब नेपोलियन कोड या नेपोलियन की संहिता या 1804 की नागरिक संहिता इसको बोला जाता है। तो देखो वो क्या लेके आते हैं, वो बोलते हैं रिमूव और प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। तो भाई देखो जन्म के आधार पे कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे चर्च के लोगों को, राजाओं को, कि भाई उन्होंने जन्म ले लिया, जन्म लेते के साथ अधिकार मिल जाते थे कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, जैसे पादरी का बेटा पादरी बनेगा। अब चाहे को किसी भी तरीके का उसको उसका ज्ञान हो चाहे ना हो उनको, लेकिन वो उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये उन्होंने हटा दिया, उन्होंने बोला भाई जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और पादरी का बेटा पादरी नहीं बनेगा।
उनको उसके लिए काम करना पड़ेगा। फिर बात आई क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर। मैंने बताया आपको, तो कानून के समक्ष सभी बराबर जो पहले भी था, मतलब लोकतंत्र में भी था, तो इन्होंने इसको बरकरार रखा। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई कानून के समक्ष सभी लोग बराबर, अच्छी बात है, ये लोग अब मानेंगे नहीं अगर इसको हटा दिया गया तो, लोग मानेंगे नहीं। तो भाई कानून के समक्ष सभी को बराबर कर दिया गया, मतलब कानून सबके लिए बराबर होगा। और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के आधार को सुरक्षित कर दिया गया कि भाई कोई भी अपनी संपत्ति को जो कमा, मतलब कमा उमा सकता है। जैसे पहले के लोग थे वो कमा नहीं सकते थे, जैसे ज्यादा कमा लिया उन्होंने तो उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे राजा को, कम कमा लिया कम पैसे देने पड़ेंगे, और बहुत ज्यादा पैसे वो कमा भी नहीं सकता था, क्योंकि जो बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता था तो जो जितना एक्स्ट्रा पैसा होता था वो राजा लेकर के चले जाते थे। इसीलिए संपत्ति को रखने का अधिकार नहीं था। एक लिमिटेड जो धन था वही लोग रख पाते थे, लेकिन इन्होंने संपत्ति का अधिकार दे दिया। अब कोई भी कितना भी अपने तरफ से जितना जो मेहनत करेगा उसके पास उतनी संपत्ति हो सकती है। अब देखो सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, मतलब जैसे हमारे में जैसे भाई आप देखो, सिंप्लीफाइड मतलब जो प्रशासनिक विभाजन है उसको सरल बना दिया। जैसे देखो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है, ये सब क्या है, प्रशासनिक विभाजन है ये। तो इसको बिल्कुल आसान बना दिया गया, क्योंकि अगर इसको समझ ही नहीं पाएंगे लोग तो फिर इसके अंदर काम कैसे करेंगे, ठीक है। और इसके बाद सामंतवादी व्यवस्था जो है उसको समाप्त कर दिया नेपोलियन ने, ठीक है। जो लोग पैसे वैसे दे करके लोगों को फंसाया करते थे, छोटे छोटे किसानों को, उनको वो वाली व्यवस्था खत्म कर दी गई। और क्या किया, तो फ्रीड पीजेंट फ्रॉम स्टैटो एंड मेमोरियल ड्यूज, मतलब किसान को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त करा दिया गया। मतलब जो किसान जागीरदारों से और जमींदारों के और भूदासत्व के की शिकार थे, उन सभी को क्या कर दिया गया, उन सभी को बोला गया कि आपकी जो भी है ये सारी चीजें माफ कर दी जाती है, आपको जितना भी कर्जा वो सब माफ कर दिया जाता है। अब दोबारा से उन्होंने जिंदगी स्टार्ट करी। इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब यातायात और संचार की सुविधाओं को सुधारा इन्होंने। यातायात मतलब गाड़ी वगैरह की सुविधाएं की इन्होंने, जिससे कि लोग अच्छी तरीके से काम कर पाए। तो नेपोलियन ने ये सारे काम किए, लेकिन नेपोलियन के जो सारे काम थे वो कुछ लोगों को पसंद आए और कुछ लोगों को नहीं पसंद आए। जैसा कि नेपोलियन देखो पूरे यूरोप में घूमे थे ये नेपोलियन। नेपोलियन जैसे ये पूरा यूरोप है, मान लीजिए अलग अलग देश हैं जो मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है। देखो देश बड़े सुंदर बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो देखो ये मान लीजिए बहुत बड़े बड़े देश हैं। अब जब ये बहुत बड़े बड़े देश हैं तो ये फ्रांस है, ये फ्रांस है। तो अब क्या है कि जो नेपोलियन है वो फ्रांस में, तो वो फ्रांस का राजा बन गया, लेकिन अब वो दूसरे दूसरे देश को जीतने के लिए जाने लगा, दूसरे दूसरे देश में जीतने के लिए उसको जाने लगा। तो भाई हर एक देश, यूरोप के हर एक देश को जीत रहा था वो, और हर एक देश को जीतने के बाद वो वहां से सेना लेके, देखो जैसे इस वाले देश को जीता, यहाँ से सेना इकट्ठा करी, दूसरे में पहुंच गया, दूसरे से इकट्ठा करके तीसरे में, ऐसे करके पहुंच रहा था वो। तो यहाँ के लोग क्या सोचते थे इनके बारे में, फ्रांस के लोग तो ठीक है चलो सोचेंगे अच्छा, लेकिन यहाँ के लोग क्या सोचते थे, तो इनकी मिली जुली प्रतिक्रिया थी, ठीक है। जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रिया, मतलब कुछ लोग तो इनको अच्छा बोलते थे और कुछ लोग इनको बेकार कहते थे। इनको बेकार क्यों कहा जाता था, इनको देखो जैसे इन्होंने, इनको बहुत ज्यादा आर्मी की जरूरत थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, आर्मी की जरूरत थी, तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था। तो ये टैक्स बढ़ा दोगे तो फिर ये लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। तो ये लोग टैक्स बढ़ाने की वजह से ये नेपोलियन के शासन को गलत मानते थे, ठीक है। दूसरी बात, सेंसरशिप लगा दी थी नेपोलियन ने। सेंसरशिप का, जैसे सेंसरशिप होता है ना, सेंसरशिप बोर्ड, जैसे फिल्म होते हैं तो फिल्म को, जब फिल्म रिलीज होती है तो उससे पहले फिल्म को सेंसरशिप, जो डिपार्टमेंट है सेंसरशिप वाला, तो उनको दिखाया जाता है। अब वो देख लेते हैं कि ऐसा कुछ तो नहीं है जो समाज को दिक्कत कर सकता है, समाज में दिखाने लायक नहीं है। अगर वो पूरी तरीके से देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या नाम है सारी चीजें ठीक है, तो फिर वो इसको पास कर देते हैं, सेंसरशिप दे देते हैं, और उसके बाद वो हमारे सिनेमा घर में लगती है और फिर हम लोग उसको देखते हैं। तो अगर सेंसरशिप मान लीजिए हर एक जगह पे सेंसरशिप लग गया कि भाई कोई कविता नहीं लिख सकता, कोई गाना नहीं गा सकता, कोई जो भी कुछ कोई करता है उन सब के लिए उसको सेंसरशिप लेनी पड़ेगी, तो एक तरीके से गुलामी हो जाएगी है, आदमी बंद जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ही कुछ कर दिया था उन्होंने। तो ये भी एक उनकी लिमिट थी, और क्या नाम है,
जो नेपोलियन थे, इसकी वजह से भी उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा था। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी टू कॉन्क्योर रेस्ट ऑफ यूरोप, मतलब कि अब बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरदस्त भर्ती, मतलब जबरन भर्ती, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि भाई देखो, जैसे यहाँ से गए ये यहाँ पे, तो यहाँ पे इनको जीत लिया, मान लीजिए वो जीतते थे, ज्यादातर लड़ाई उन्होंने जीती है, तो देखो यहाँ इस वाले देश को मान लीजिए जीत लिया, ऑस्ट्रिया को जीत लिया, तो अब ऑस्ट्रिया के जितने भी जवान हैं उन सबको जबरदस्ती अपनी आर्मी में भर्ती कर लेते थे और दूसरे देश में निकल जाते थे। फिर वहां पे वो सारे आर्मी मर जाती थी, कुछ कुछ लोग मर जाते थे, कुछ जिंदा होते थे, फिर वहां के लोगों को पकड़ के, वहां के बच्चे बच्चे नौजवान थे उनको पकड़ के भर्ती कर लेते थे और फिर दूसरे में चले जाते। इनसे उनके पेरेंट्स जो होते थे नाराज होते थे कि भैया देखो हमारे बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, खामोखा मर गया उधर जाके दूसरे देश में, तो इससे भी लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। तो इस तरीके से जो फ्रांस की क्रांति है उससे हमारे राष्ट्रवाद का जो विचार है वो क्या नाम है पूरे फ्रांस में फैला, और फिर उस फ्रांस से वो राष्ट्र का विचार जो है वो पूरे यूरोप में फैला, और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया। और ये जो टॉपिक है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद देखने के लिए, हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें दूसरों के साथ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है शेयर करना, क्योंकि ये आपके कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो कमेंट करो, अगर कोई दिक्कत है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करो, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। और नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबाएं, कभी भी भूलें ना बेल आइकन को दबाना, जिससे कि जो हमारी वीडियो है उसकी पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।